पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाई दी। हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। जो लोग गरीबों के नाम पर राजनीति करते थे, जाति के आधार पर देश को बांटने का कार्य करते थे, निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिल सके, यह कार्य कभी भी उन्होंने ईमानदारी के साथ नहीं किया। ये पार्टी सिर्फ बल का ही इस्तेमाल नहीं करती है, वो छल का भी इस्तेमाल करती है। मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। अपनी साजिश को सफल करने के लिए कपट, प्रपंच, धूर्तता की हर हद पार कर जाती है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पूरे देश में मौसम सर्दियों का है, लेकिन चुनावी मैदान में इतनी गर्मी है कि राजनीति के पसीने छूटने लगे हैं। बयानों में भीषण आग जैसी लगी, आंखों में शोले दहक रहे हैं और अंदाज ऐसा जैसे कि हर बार आर पार की जंग का ऐलान है। याद नहीं आता चुनावों में पिछली बार इतनी आक्रामकता देश ने कब देखी थी। 2019 में चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी से पूरा देश जंग के मैदान में खड़ा है और सियासत का महाभीषण संग्राम शुरू हो चुका है। और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाएं। एक तरफ बयानों के तल्ख तेवर हैं, तो दूसरी तरफ आरोपों की अग्नि वर्षा है। 2 स्टेट में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का, किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठ चबेना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। एक तरफ सियासी अस्तित्व पर तीखे प्रहार हैं, दूसरी तरफ छलनी कर देने वाले बयानों के वार हैं। वो एक पुराने जमाने में कहावत सुनते थे, चोर मचाए शोर, कि खुद शोर मचा के ये साबित करना चाह रहे हैं, पकड़ो 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 पकड़ो, तो पता लगे अटेंशन कहीं और चला जाए और चोर निकल जाए, तो चोर जाएगा नहीं। ये तय हो चुका है कि चोर पकड़ा जा रहा है और चोर जो है उसको कहीं ना कहीं जनता ने समझ लिया है और बहुत ज्यादा दिन तक वो भाग नहीं पाएगा। जो लोग गरीबों के नाम पर राजनीति करते थे, जाति के आधार पर देश को बांटने का कार्य करते थे, आखिर उन्होंने गरीबों के लिए आवास, गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन, गरीबों को और महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिल सके, यह कार्य कभी भी उन्होंने ईमानदारी के साथ नहीं किया। आज अगर एक कार्य बिना भेदभाव के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है, तो उससे आज बिना भेदभाव के अमेठी और रायबरेली जनपद भी लाभान्वित हुआ है।
हर छींट का जवाब ईंट से, हर ईंट का जवाब पत्थर से। न कोई किसी से कम, न कोई किसी से कमजोर। ये स्थिति तो तब है जब 2019 के रण का शंखनाद होने में अभी वक्त बाकी है। लेकिन अगर 2019 के संग्राम की झांकी इसे मान लिया जाए तो इतना तय है कि संपूर्ण रण महाभीषण होगा, इतना जितना कि भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और अगर आपके पास तथ्य थे तो क्यों सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आप कोर्ट के सामने नहीं गए? अब तथ्य निकालने का क्या मतलब है? श्री राहुल गांधी को कौन रोकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पिटिशनर बनने से? सारे तथ्य रखने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें कोई वजूद ही नहीं है, एक कोरा झूठ है और विवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पहले भाई बताओ कि तुम झूठ क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के सामने, गलत बयानी क्यों की तुमने? ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और देश में जिस प्रकार से जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, प्रधानमंत्री जी को जो एक्सपोज किया राहुल गांधी जी ने, उसका प्रभाव भी विधानसभा चुनाव में पड़ा है। इसलिए लोकसभा चुनाव में परिणाम इससे बेहतर आएंगे हमारे पक्ष में, ऐसा मानते हैं। सियासी शिष्टाचार की जगह इतना गुस्सा। देश तो हर वक्त चुनाव के मोड में रहता है, फिर 2019 के रण को लेकर इतनी आक्रामकता। 2019 की हार जीत को सत्ता और विपक्ष दोनों ही अभी नहीं तो कभी नहीं की तरह देख रहे हैं। न तो ये पहली चुनावी लड़ाई है, न अंतिम। फिर चुनावी योद्धाओं के सीने में इतनी बेचैनी क्यों है? और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। क्या ये मान लिया जाए कि 3 राज्यों में बीजेपी की करारी हार और कांग्रेस के आक्रामक प्रचार से मिली शानदार जीत के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है? क्या ये मान लिया जाए कि 4.5 साल से हारती चली आ रही कांग्रेस को आत्मविश्वास की वो जमीन मिल चुकी है जिस पर खड़े होकर वो नरेंद्र मोदी को ताल ठोक कर ललकार रही है? और क्या ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस के हाथ वो फॉर्मूला लग चुका है जिसके चक्रव्यूह से निकल पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा? जरा सोचिए, जब ट्रेलर में इतना एक्शन है तो 2019 में रिलीज होने वाली राजनीति की पूरी पिक्चर कैसी होगी? 3 राज्यों में जीत के पीछे कांग्रेस के लिए स्थानीय मुद्दे तो थे ही, लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा था राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज। उन्होंने जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की, बीजेपी को उसने खेल से बाहर कर दिया। जनता की तालियों के रूप में राहुल गांधी को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिल गया और यह विश्वास पक्का हो गया कि 2019 में भी अगर ऐसी ही ताबड़तोड़ बैटिंग की तभी सही रहेगा कांग्रेस के लिए। जब प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे तो तीन प्लेटफॉर्म्स पे वो इलेक्ट हुए थे: रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान। और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है। और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर जितना बेहतरीन कार्य किया है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उससे सब घबरा चुके हैं। 2014 के आम चुनाव से लेकर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आक्रामक प्रचार से हारी हुई बाजी भी जीत डाली थी।
3 राज्यों में उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन फ्रंटलाइन योद्धाओं में बीजेपी के पुराने धुरंधर थे, लिहाजा सीधी लड़ाई मोदी बनाम राहुल नहीं हो पाई। उस पर से राहुल गांधी एंग्री यंग मैन के टेस्टेड अवतार में जनता के सामने आए, जनता की उम्मीदों को अपने वादों से जोड़ा और ये विश्वास दिलाया कि उनका गुस्सा ही आम जनता की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अलग-अलग लेवल्स के टैक्स का जीएसटी बना दिया, डोमेस्टिक टैक्स बना दिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी 2019 में चुनाव जीतेगी, वैसे ही हम ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसको बदल के जीएसटी आपको देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत गए, तो जीत के जश्न में भी विनम्र अंदाज में बयानों की आक्रामकता कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने काम करने के लिए चुना है और क्लियरली प्रधानमंत्री को मैसेज गया है कि आप रोजगार की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, भ्रष्टाचार का जो इशू है और अब जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो मतलब आरबीआई जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो डैमेज हो रहा है उसके बारे में आप कुछ कीजिए। और फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर पैरालाइज्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। राहुल गांधी के नए अवतार से कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह, 2019 की राह उन्हें आसान लगने लगी है। कांग्रेस को लगता है अब हम मैदान में हैं, सही है, पर मैंने तो आपको ये मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कह दिया था। आपको याद है जब आपने और हमने चर्चा की थी कि राजदीप गेम ऑन। अब आप मेरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। लेकिन 2019 की लड़ाई राज्यों की लड़ाई नहीं है, केंद्र की लड़ाई में मुद्दे और मादा काम आएगा। 3 राज्यों में करारी हार के बाद बीजेपी अभी डिफेंसिव जरूर लग रही है, लेकिन जिस अंदाज में अपने ऊपर आ रहे बाउंसर्स का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थराज प्रयाग की धरती से दिया, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी अभी स्टांस ले रही है और प्रचार की अपनी पारी में खुलकर वो भी खेलेगी। सबसे ज्यादा समय शासन करने वाली पार्टी ने हमेशा ही खुद को हर कानून, न्यायपालिका, संस्था और यहां तक कि देश से भी अपने आप को ऊपर माना है। देश की हर उस संस्था को, यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं को भी इस पार्टी ने बर्बाद कर दिया। जो उसकी मर्जी से नहीं चली, उसके इशारों पर काम करने को, झुकने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस के सांसदों की संख्या बीजेपी की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना परेशान किया है सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर बैकफुट पर बार-बार आती रही। और अब तो लगातार, क्योंकि चाहे न्यायालय से ही फैसला क्यों ना आया हो, कांग्रेस ने उस पर भी सवाल उठाकर बीजेपी को घेरा। ये कोर्ट में फैसले कहां से होंगे? ये तो पार्लियामेंट के जेपीसी द्वारा में होंगे और सड़कों पे होंगे और हम फैसला करके रहेंगे और ये बता के रहेंगे कि सब झूठ, जितना गुमराह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किया है, उतना ही गुमराह ये जनता को कर रहे हैं। जेपीसी बननी चाहिए, और क्योंकि पहले भी जेपीसी ने जांच किया, क्योंकि जेपीसी को अधिकार है सब जांच करने का। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि हम जांच कर ही नहीं सकते प्राइस की, कीमत की, तो इसलिए जो है जेपीसी बना देनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। 19 के रण में राफेल पर सवार होकर बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिशों में लगी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब कोर्ट ने खरीद से संबंधित फैसले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूर्ण विराम लगाया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को इस जीत का जश्न तक नहीं मनाने दिया और ये ऐलान कर दिया कि राफेल की लड़ाई जारी रहेगी। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। मोर्चा कांग्रेस अध्यक्ष ने संभाला।
तो क्या कांग्रेस और क्या विपक्ष हर तरफ से ये सुर उठने लगे कि राफेल की लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है और 2019 तक ये और तेज होगी। कांग्रेस ने मांग की है, हमारा प्रिविलेज मोशन है प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, गलत जानकारी दी है। अगर आप सरकार में आपके पास कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो कराइए ना जेपीसी। सरकार का कहना था कि हमें कुछ नहीं छुपाना, बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत सार्वजनिक की जा सकती है, जो संसद को भी बताई गई। कांग्रेस के नाम प्रहार जितना तेज है, जवाब बीजेपी भी उसी अंदाज में दे रही है, लेकिन फर्क इतना है कि बीजेपी को कांग्रेस की पिच पर खेलना पड़ रहा है। आक्रमण कांग्रेस का है, बचाव की मुद्रा में बीजेपी है, लेकिन टक्कर दोनों की तरफ से इतनी जोरदार है कि इसकी गूंज 2019 में सुनाई पड़ना तय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक काल्पनिक जगत बनाकर बैठी है, जिस जगत में सच की कोई गुंजाइश नहीं है, न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल भी वो खड़े करते हैं, वकील भी वो है, न्यायाधीश भी वो है। अब कांग्रेस पार्टी की तरह से देश नहीं चल सकता। बेसिक एयरक्राफ्ट को वेपन के साथ जो फाइटिंग कैपेबिलिटी आता है, उस एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक बार अगर पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब के साथ बैठकर बात करे तो राहुल गांधी जी को यह जरूर समझ में आएगा कंपैरिजन गलत है। राफेल को दूसरा बोफोर्स साबित करके कांग्रेस मोदी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त छवि को दागदार बनाकर एक बड़ा मोर्चा जीतना चाहती है। ठीक वैसे जैसे 3 राज्यों के चुनाव में किसानों के मोर्चे पर उसने अपने आक्रामक प्रचार और रणनीति के दम पर बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया था। चुनाव के 10 दिन बाद अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। और अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा, तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। और जीतने के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकारें बनी, कर्ज माफी के पेपर्स पर दस्तखत कर दिए गए। कितने किसानों को फायदा मिला, कितने का फायदा मिला, ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस किसानों तक ये संदेश पहुंचाने में तो कामयाब हो ही चुकी है कि कांग्रेस का हाथ उनके साथ है। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। 2019 में कांग्रेस कर्ज माफी के जांचे परखे फॉर्मूले के साथ उतरेगी। बीजेपी इस फॉर्मूले की काट से ज्यादा दोबारा अपना विश्वास किसानों में स्थापित करने के उद्देश्य से उतरेगी। बाजी उसके हाथ लगेगी जो ज्यादा बड़ी लकीर खींच पाएगा। महागठबंधन के नाम पर बीजेपी ने हमेशा एक सवाल उठाया कि महागठबंधन का नेता कौन। अब अलग अलग जगहों से जिस तरह की आवाजें आती हैं और उसमें कई जगह सुर मिल जाते हैं राहुल गांधी के नाम के, उसने मुश्किलें जरूर खड़ी की हैं। और महागठबंधन के अंदर क्या राहुल गांधी कबूल होंगे या नहीं होंगे, ये तो 2019 के आते आते पता चलेगा। अभी महागठबंधन का जो आकार आ रहा है सामने, उसमें इतना स्पष्ट है कि पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने कई मतभेदों को भूल रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महाविजय के बाद इतना तो तय था कि मोदी विरोधी मोर्चों में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ेगी और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बिहार में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन के जो धुरंधर लड़ेंगे वो एक मंच पर आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। बात लालू जी ने कहने का काम किया कि सभी दलों को, विपक्षी और लाइट माइंडेड पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, महागठबंधन बनाना चाहिए, राज्य स्तर पे ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि पूरे नेशनल लेवल पे अब महागठबंधन बनाने की चर्चा हो रही है और उस पे काम शुरू हो गया है कि आज की तारीख में ये विचारधारा से दल नहीं दिल मिले हुए हैं। आज की तारीख में हम जो भी साथ है, कल को कोई संजोग होगा तो हम साथ बैठ के
सही वक्त पे सही फैसला करेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का आज की डेट में कोई रिप्लाई नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का बढ़ता हुआ विश्वास है, जो 2019 में एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में होगी। आलम यह है कि बिना मांगे बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दे दिया। हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा महागठबंधन में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के बीच कांग्रेस के लिए जगह नजर नहीं आ रही, लेकिन दक्षिण में तो डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राहुल गांधी फॉर पीएम कहकर उस अनकहे को स्वर दे दिया, जिस पर फैसला 2019 से पहले लाजमी है। In 2018, I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. बीजेपी इस बात में सुकून ले रही है कि बड़े बड़े क्षेत्रीय नेताओं के बड़े बड़े अहंकार होते हैं और जब अहम के टकराव के बीच सीटों का बंटवारा पिसेगा तो महागठबंधन आकार ही नहीं ले पाएगा। टीएमसी राहुल गांधी को नेता नहीं मानती, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, अखिलेश यादव राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, सुश्री मायावती जी राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, शरद पवार जी राहुल गांधी को नेता नहीं मानते। सर, गठबंधन का नेता होगा कौन, ये प्रश्न उनको पहले तय करना है। लेकिन पीएम मोदी को शिकस्त देने की आकांक्षा किसी भी धड़े को जोड़ने की ताकत रखती है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी टाई अप समीकरण साधने के लिए काफी हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पर पर्याप्त। ममता बनर्जी की खामोशी से जो सस्पेंस बना है उसे महागठबंधन की अव्यावहारिकता नहीं माना जा सकता। आज ममता बनर्जी ने फेडरल फंड की बात की, आम जनता विचार करेगी। हम सोचते हैं कि गठबंधन या एक नायकत्व, आज एक नायकत्व का आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। एक सिंगल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम जा रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। गठबंधन में लोग एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, देश को सामने ले जाने की क्या तरीके हैं सबको पता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आम जनता के ऊपर छोड़ दिए। चाहे महागठबंधन में कांग्रेस शामिल हो या यूपीए के साथ क्षत्रा पाए, कई राज्यों में भूमिका अभी तय करनी होगी, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन औंधे मुंह धड़ाम गिर चुका है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने, उसे नष्ट करने के लिए ये पार्टी सिर्फ बल का ही इस्तेमाल नहीं करती है, वो छल का भी इस्तेमाल करती है। अपनी साजिश को सफल करने के लिए कपट, प्रपंच, धूर्तता की हर हद पार कर जाती है। न्यायपालिका को लेकर इस पार्टी की कार्य संस्कृति रही है, जब शासन में होते हैं तो लटकाना और विपक्ष में होते हैं तो धमकाना। कि दोनों विषयों पर उन्होंने झूठ और सफेद झूठ बोला। झूठ का जीवन जो होता है बहुत छोटा होता है। अगर जीवन में लंबे अरसे तक पॉलिटिक्स करनी है तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम इस तरह के गलत बयान करना, विषय की गंभीरता को समझना, विषय के सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, उसका परिणाम क्या है बयानों का, उसको समझ लेना, वो उनके लिए अनिवार्य होगा अगर उनको लॉन्ग टर्म सीरियस पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन अगर केवल स्लोगन्स की पॉलिटिक्स करनी है, झूठ बोलकर हिट एंड रन, स्पिट एंड रन की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर मैं उनको सलाह देने की पोजीशन। ये 3 राज्यों के अंदर चुनाव जो हम हारे हैं उसका कोई रेफरेंस नहीं है 2019 के चुनाव से। और रेफरेंस है तो मध्य प्रदेश में देखिए ना, उनके जितने भी मत पड़े थे उनसे ज्यादा मत हमारे को पड़े, परसेंटेज वोट्स हमारे को ज्यादा पड़े। कहां की बात कर रहे हैं आप बात करिए राजस्थान की, 0.5%। मतलब इतना वसुंधरा जी से बैर नहीं है, जो भी आपने कहा था
3-4 साल से वो चल रहा था और उसके बाद भी 0.5%। क्या मतलब हैसियत रह गई है कांग्रेस की? 0.5% ऐसी पछाड़ देंगे 2019 के अंदर, क्योंकि हम कमिटमेंट के साथ आए हैं, हम संकल्प के साथ आए हैं। तीन राज्य हाथ से निकल गए, महागठबंधन ने रफ्तार पकड़ ली, विपक्ष के वार ने धार पकड़ ली। लेकिन जो बात इस रण को महाभीषण बना रही है वो ये कि बीजेपी ने हार पर मंथन की जगह जीत के जतन को चुना है। पार्टी की रणनीति है कि किसी भी कीमत पर आक्रामकता कमजोर न पड़े। अगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के पास तो अन्ना जी बहुत बड़े बड़े वकील हैं ना, बहुत देश के बड़े बड़े वकील हैं, तो कम जो सुप्रीम कोर्ट में रोज पेश भी होते हैं, तो राहुल गांधी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इंपीचमेंट दागते हैं, उनसे संस्थाओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। पर यह भी तो नादानी है ना सर, सोच लेना कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे, क्योंकि अभी भी वो फ्रंट फुट पर ही बैटिंग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं माफी मांगेंगे? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के, देश के सामने झूठ बोला, झूठ परोसा, झूठ बताया और चौकीदार को चोर कहा। उनके शब्द हैं कि नहीं? मैं जान के उत्तेजना में बोल रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं उस पर कभी उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा जी, उनके परपर दादाजी मोतीलाल नेहरू बैठे हैं, जहां राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद बैठे हैं। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने हथियार थमा दिया तो कांग्रेस की साजिश दिखाने के लिए देशव्यापी मुहिम शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की। कांग्रेस सरकारों ने किसान कर्ज माफी का चुनावी वादा पूरा करना प्रारंभ किया तो बीजेपी शासित राज्यों ने असम से लेकर हरियाणा तक दम दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही कांग्रेस के पुराने वादों पर सवाल उठा दिए। ये रस्साकशी तो रोज चलेगी, लकीर के आर पार रस्सी भी कभी इधर तो कभी उधर खींचेगी। पर चुनाव से पहले जो ज्यादा बड़ा सरदर्द बीजेपी के लिए है वो है गठबंधन का। महागठबंधन में साथी जुड़ते जा रहे हैं, खुद के साथी साथ छोड़ने पर उतारे। नीतीश कुमार जी ने तो जैसे कसम खा ली है कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो जैसे भी हो, तो नीतीश जी एक बड़े साजिश करता और फिर उनके साथ दिल्ली की ताकत मिल गई तो दोनों मिलकर अब लग गए। बिहार की जनता तो आज बर्बादी का शिकार हो ही रही है और हमारी पार्टी को भी इसलिए कमजोर करने की कोशिश हुई कि हम कमजोर हो जाएंगे तो सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, बिहार के लोगों की आवाज नहीं उठा पाएंगे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद चिराग पासवान ने भी सहयोगियों की इज्जत करने की नसीहत दे दी। ये चाहे साथ छोड़ने की धमकी है या सीट बंटवारे में बेहतर डील का दबाव, बैठकों में मान मनौवल से कम अभी तो तूफान शांत हो गया है। वो सारे विषय पर बात हुई है और कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग साथ हैं। ये सच है कि 2014 के चुनावों में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद अब लहर उतनी ऊंची उठेगी कि नहीं, इस पर भी संशय है। बीजेपी को भी मालूम है कि साथियों की जरूरत उसे होगी सरकार बनाने से बढ़कर सुरक्षित रहने के लिए। दलों के अलावा बीजेपी को नए क्षेत्रों में विस्तार की भी योजना बनानी होगी। जिस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को पिछली बार 65 में से 62 सीटें दी थीं, वहां सत्ता जाने से इस आंकड़े पर आशंका के बादल हैं। भरपाई उन राज्यों में करनी होगी जहां पिछली बार खास सफलता नहीं मिली थी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर विस्तार किया। असम समेत उत्तर पूर्व में लोकसभा की कुल 25 सीटें पड़ती हैं और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की संख्या है 42। इसी मंसूबे को पूरा करने का प्रयास वो रथ यात्रा है जिसकी इजाजत पश्चिम बंगाल सरकार ने तो नहीं दी।
यानी पूरी कशिश लगा दी, क्योंकि ममता बनर्जी की जो तजुर्बे है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, इसके पहले भी जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, भले वो मुहर्रम को मंजूरी देना और दुर्गा पूजा के इमर्शन को रोक देना, हर चीज़ में कोर्ट से बहुत ही भारी उनको फटकार मिली है। जिस चीज़ के लिए उनको 1 साल पहले फटकार मिली है, वही सेम चीज़ उन्होंने अगले साल किया, फिर फटकार मिली। हर जगह में हम जीते हैं। बंगाल में बीजेपी के विस्तार की योजना ही है कि बार बार बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव देखने को मिलता है। यहां तक कि असम में एनआरसी के खिलाफ भी जो सबसे बड़ा मोर्चा खोला था, वो ममता बनर्जी ने ही खोला था। लेकिन ये सियासी दांव-पेंचों की लड़ाई है। 2019 के रास्ते में बीजेपी को किसानों की सुध लेना बहुत जरूरी है। रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। चुनावों में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का दांव चला और बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी को धराशायी कर दिया। अब दबाव मोदी सरकार पर है कि कैसे वो रूठे किसानों को मनाए। बीजेपी ने असम में पूर्व घोषित कर्ज माफी को अमल में ला दिया। उड़ीसा में सरकार आने की सूरत में कर्ज माफी का वादा कर दिया, लेकिन उसे यह मालूम है कि बीजेपी के इन कदमों को कांग्रेस की नकल ही माना जाएगा, लिहाजा जमीनी स्तर पर सूरत बदलनी होगी। चाहे देश के किसानों की आय को दुगना करने का विषय रहा हो, चाहे देश के किसानों को जो सुरक्षा देने की बात रही हो, बीमा देने की बात रही हो, साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड की बात रही हो, किसानों को आसानी के साथ खाद दिलाए जाने की बात रही हो, या एक सारी लंबी एक श्रृंखला है किसानों की ज़मीनों की सुरक्षा की बात रही हो। और किसान जो है वो उसको परमानेंट उसका सलूशन होना चाहिए। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की 424 ग्रामीण सीटों में बीजेपी ने 2013 में 294 जीती थी। इस बार केवल 153 जीत पाई। गुजरात में भी ग्रामीण इलाकों में प्रदर्शन खराब रहा था। मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान कई बार कर चुकी है। फसल बीमा योजना चलाकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना करके भी किसानों को रिझाने की कोशिश करके देख चुकी है। लेकिन कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के सामने उसकी सारी कोशिशें ढेर हो गई। किसान कर्ज माफी देश में वोटों के लिए एक नए हथियार के तौर पर उभर कर आया है, लिहाजा बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है। सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है और हम उसको करके दिखाएंगे। राजनीतिक पार्टियां इस सच को जानती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तुरुप का ये ऐसा इक्का है कि कोई चांस नहीं लेना चाहता। फरवरी 2019 में बीजेपी के भारतीय किसान मोर्चे का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन होना है। बीजेपी का प्लान इसी अधिवेशन में किसानों को बड़ा तोहफा देने का है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी इस अधिवेशन में किसानों से बात करेंगे और एक किसान कल्याण पत्र जारी करेंगे। इस पत्र में कर्ज माफी से भी आगे की योजना लॉन्च की जा सकती है। कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति के उपाय और उनमें सरकार के सहयोग की कार्य योजना का विवरण होगा। पांच राज्यों के चुनावों में ही कांग्रेस ने 2019 के हिसाब से अपने चुनावी दांव पेंच की तासीर और ताकत दोनों का प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। इन्हीं में से एक प्रयोग रहा हिंदुत्व। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बताते हैं कि यह काफी हद तक सफल भी रहा। अगर कांग्रेस इसी छवि के साथ 2019 के रण में भी उतरी तो इतना तय है कि राम मंदिर मुद्दे पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाभीषण संग्राम होगा। अधिकांश मुस्लिम जानते हैं कि इसे हिंदुओं की भावना के लिए हमें स्वयं छोड़ना चाहिए। अब वहां भी राजनीति आती है। जब के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर, उन्होंने बताया कि नीचे 12 खंबे निकल रहे थे और उस समय वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में मामले को रोक दिया गया। भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरह सियासी हलकों में हलचल है, वो ये बताने के लिए काफी है कि 2019 के चुनाव में जंग का एक मैदान अयोध्या भी होगा। हालांकि जनवरी 2019 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होनी है।
अगर उसके बाद भी पेच फंसा रहा तो ये समझना मुश्किल नहीं कि तब कांग्रेस को हिंदुत्ववादी छवि के असली इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जनता के साथ साथ साधु संतों की भावनाओं का ज्वार भाटा होगा। यदि इन्हें कोर्ट के आदेश पर रुकना था तो फिर इन्होंने जनता से वोट क्यों मांगे और जनता ने क्यों इनको 300 से ऊपर एमपी दे करके भेजा। पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि कोई यदि देश के लिए ज़रूरी और उलझा हुआ मैटर है तो उसके लिए कानून बना करके उसको सुलझाएं। इन्होंने ऐसे मैटर तो सुलझाए, ऐसे बिल लाए जो ज़रूरी नहीं थे या इनके एजेंडे में नहीं थे, लेकिन जो ज़रूरी था उस पर अभी तक इनके सरकार की तरफ से किसी जिम्मेदार का बयान नहीं आया। बीजेपी अब तक राम मंदिर मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करके चुनावों में इसका फायदा उठाती रही है, लेकिन 19 के चुनावों तक जनता का सब्र शायद उतनी मोहलत न दे। देखिए, ये बात तो पूरे देश के लोगों के मन में है। राम जन्मभूमि का तो समाधान निकालना ही पड़ेगा कि वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका समाधान सब लोग अंतरात्मा से चाहते हैं, इसका समाधान लोग कांग्रेस के लोग जो अलग जो नेता लोग हैं, वर्कर लोग हैं, इन 4-5 नेताओं को छोड़ के वो भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान निकल आए, मंदिर बन जाए। तो है ही छटपटाहट क्या है, सबके अंदर एक आस्था का भाव, व्यग्रता है सब। ऐसा नहीं है कि जनता राम मंदिर के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी से ही जवाब मांगेगी। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के सामने भी मंदिर मुद्दे पर स्पष्ट नीति का सवाल होगा। कांग्रेस इस मुद्दे की संवेदनशीलता को भी शायद समझ रही है और यही वजह है कि राम मंदिर के मुद्दे पर अभी तक वो भले संविधान और कानून का हवाला देकर कन्नी काट जाती थी, अब उसके शीर्ष नेता खुलेआम मंदिर का ताला खुलवाने का क्रेडिट लेने से भी नहीं चूक रहे। मंदिर मुद्दे पर किसकी क्या नियत है और 2019 के चुनावों में किसकी क्या नीति होगी, ये तस्वीर काफी हद तक जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्पष्ट हो जाएगी। मुद्दे दोनों पार्टियों के लिए कमोवेश एक से ही है, लेकिन देखना है कि उन मुद्दों को सबसे बेहतर तरीके से चुनावी इस्तेमाल के लिए कौन प्रयोग करता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।